Hello and welcome to Unacademy Studio Rise. My name is Pratik Nayak and I welcome you all for this session for UPSC Civil Service preparation along with my team who are trying to provide you the finest quality content at your home, at your desktop, at your mobile. कहीं से भी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियोज राइज के ऊपर। चलो नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रतीक नायक नाम है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में आपको बता देता हूँ। मैं पिछले 6 साल से सक्रिय हूँ। आई एम 6 years से आई एम एक्टिव इनटू दिस यूपीएससी सिविल सर्विस फील्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग मॉड्यूल्स के अंदर। ऑल्सो यूज टू वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, मैनेज टू क्लियर द स्टेट सर्विसेज एंड बिकॉज ऑफ माई इंटरेस्ट इन कोचिंग आई थॉट कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई वॉन्टेड टू शेयर वॉट एवर आई हैव इन माई फॉर्म, और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एनसीईआरटी सीरीज को, जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दी थी। एनसीईआरटी सीरीज के बारे में जो स्टूडेंट्स अभी नए नए हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी स्वागत है, उनका भी स्वागत है। दोज हु आर जॉइनिंग अस राइट नाउ दे आर ऑल्सो वेलकम्ड एंड दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग उनका भी स्वागत है ये स्टूडियोज के ऊपर। हमने अभी तक एनसीईआरटी के बारे में काफी सारे चैप्टर्स को डिस्कस कर दिया है। आज वही चैप्टर्स को आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट फर्दर थिंग्स वर एक्सपांडिंग इन इंडिया। मेरे बारे में आपको जितना भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, मैं काफी सारा एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। मैं प्लस के ऊपर भी पढ़ा रहा हूँ। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन ऑन अनअकैडमी प्लस दे आर वेलकम्ड। मैं उनको कहूंगा कि आप एक बार प्लस के ऊपर सब्सक्राइब करके देखिए। आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, मैं आई विल मेक श्योर। और प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स का एक्सेस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली मेरा सब्जेक्ट ही आपको अटेंड करना के लिए राइट्स है, आपको ऑल सब्जेक्ट्स मिलेंगे और बेहतरीन एजुकेटर्स मिलते हैं यार। 80+ एजुकेटर्स है जो आपको प्लस के ऊपर इनफैक्ट अच्छी तरह की आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो थिंक अबाउट दिस, हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कस करते रहेंगे। लेट अस प्रोसीड फर्दर, लेट अस प्रोसीड ब्रदर कि प्लस को कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ। अनअकैडमी प्लस का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आप हर एक सब्जेक्ट्स का एक्सेस ले पाओगे। मेरा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, मैं एंशिएंट मिडिवल के ऊपर भी बहुत जल्द कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। मेरे अलावा आपको और भी एजुकेटर्स मिलेंगे, फाइनेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स है, वेरी हाई क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट का एक्सेस मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, हर एक चीज आपको मिल रही है। अप्लाई करना है, 1 ईयर का 40,000 रुपीज फीस है। द 1 ईयर सब्सक्रिप्शन चार्जेस इज 40,000 रुपीज, बट इफ यू यूज माई कोड PN Live, अगर आपने मेरा कोड PN Live यूज किया है, अगर आपने मेरा कोड PN Live यूज किया है तो इट विल कम टू 36,000 रुपीज। ये अगर आपने मेरा कोड यूज किया तो ये 36,000 रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सोचिएगा आप लोग इसके बारे में, यू थिंक अबाउट दैट कि ये कितना एडवांटेजेस है आपके लिए। 2 इयर्स का कोर्स का है 64,000 रुपीज है, बट अगर आपने 2 इयर्स का सब्सक्राइब करना है तो आई विल यूज माई कोड PN Live। अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा, इट विल कम टू 57,600। मोस्ट वेलकम। एप्लीकेशन के द्वारा देखो, ऑफलाइन देखो, डाउनलोड करके देखो, कभी भी देखो, एक्सेस मिलेगा आपको हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही सब्जेक्ट का एक्सेस दिया जा रहा है आपको, ठीक है। तो 12 मंथ्स है, 24 मंथ्स है, आई सजेस्ट कि यू गो फॉर 12 मंथ्स। 1 मंथ का भी है, पर 1 मंथ में तो क्या रिवीजन हो पाएगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। कोर्सेज काफी लंबे चलते हैं और आपको वेलकम है यहाँ पे। PN Live कोड यूज करके आप हमारे साथ जुड़िए, क्वालिटी कंटेंट के साथ तैयारी कीजिए और डेफिनेटली मैं आपके साथ बना रहूंगा ये तैयारी को कैसे आगे करना है उसके साथ साथ भी, ठीक है। तो ये तो अपना प्लस का प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल था। हम लोग आगे चलते हैं आज के सेशन के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले क्लास में हमने कहाँ पे स्टॉप किया था और आज कैसे आगे चलना है। आज चैप्टर नंबर 8 देखेंगे जो मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमको जानकारी देता है। मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना है फिर से कि किस तरह से हिस्ट्री का शुरू हुआ। हमने 2019 ईयर में अभी जी रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 0 के पहले जितने भी इवेंट्स हुए हिस्ट्री के अंदर उसे हम लोग कहते हैं बिफोर कॉमन एरा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिफोर कॉमन एरा। और बिफोर कॉमन एरा की खासियत यही थी, इसकी खासियत यही थी प्रिसाइसली, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि जहां पे हिस्ट्री का ओरिजिन हुआ वो ओरिजिन से ही हमने पढ़ना शुरू किया था। वो ओरिजिन को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज जो आपका शुरू हुआ, जहां पे हमको स्टोन के सोर्सेज मिले बहुत सारे, वो स्टोन एज चलता रहा अप टिल आई वुड से 10,000 BC तक चलता है। और 10,000 BC में ये जो स्टोन है, जो इसमें हम लोग पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक के रूप में भी पहचानते हैं, जो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कर लिया था। अराउंड 2700 BC के आसपास आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई।
ये इंडस वैली सिविलाइजेशन 1600 बीसी तक चलता रहेगा, फिर उसके बाद उसका डिक्लाइन होगा, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। अराउंड 1500 बीसी के आसपास आपका वैदिक एज का शुरुआत हुआ, और वैदिक एज के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ, छोटे छोटे किंगडम्स बनने शुरू हो गए। वो किंगडम्स को हम लोग कहते थे जन, उनको हम लोग कहते थे जन, और करीबन अगर आप देखोगे तो 500 तक आते आते, करीबन 500 तक आते आते ये जो जन है वो बड़े हो जाएंगे और क्या बन जाएंगे, महाजनपद। क्या बन जाएंगे, महाजनपद। ये जो महाजनपद बन रहे थे इंडिया के अंदर, उस टाइम पे 16 महाजनपद थे। कितने थे, 16 महाजनपद वर देयर। और ये जो 16 महाजनपद थे, 16 में से ही अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इवेंचुअली इनके दौरान ही बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था। वो भी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था। और ये 16 में से एक महाजनपद ऐसा होगा जो करीबन 325 के आसपास तक आते आते 325 तक आते आते अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाएगा। ये जो एम्पायर बनाने वाला महाजनपद था उसी का ही नाम था मगध। हमने पिछले महाजनपद का चैप्टर पढ़ लिया है। जो स्टूडेंट्स अभी नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, दे आर मोस्ट वेलकम, बट वी हैड कवर्ड। मैं कहूंगा कि आप वो प्रीवियस वीडियो देख के फिर यहाँ पे आइएगा तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट द टॉपिक्स मोर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स मोर। आप अच्छी तरह से उसको समझ के आगे जा पाओगे और आपके लिए ही फायदेमंद होगा व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ द महाजनपद इन दिस कंट्री, कि कैसे उसको आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो इतना पॉइंट तो आपका महाजनपद का था। ये चैप्टर हमको किसकी जानकारी देता है वो भी बता देता हूं। ये चैप्टर हमको मौर्य डायनेस्टी की जानकारी देता है। क्यों मौर्यस के बारे में, क्योंकि मगध के अंदर जो सबसे पहला एम्पायर बना, बड़ा सा साम्राज्य बना, वो किसने बनाया था, मौर्यस ने ही बनाया था। और ये मौर्यस कौन थे, तो मौर्यस बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक डायनेस्टी थी जो पावर के ऊपर आती है 325 के आसपास। 325 से लेके 185 तक का जो पीरियड था, ये पीरियड को ही हम लोग मौर्यन डायनेस्टी का पीरियड भी कहते हैं। ये चैप्टर में हमको क्या क्या जानकारी मिलती है, तो मौर्य डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। मौर्य डायनेस्टी में अशोक जैसे राजा की भी बात पता चलती है। इंक्लूडिंग ये चैप्टर हमको बताता है कि पहले महाजनपद और उसके बाद जो किंगडम बने उसके बीच में क्या अंतर है। हमको ये भी पता चलता है कि अशोक जैसा राजा कैसे काम करता था। एंड वी ऑल्सो कम टू नो हाउ द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस टुक प्लेस। मौर्य का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया 185 बीसी के आसपास उनका डिक्लाइन हो जाता है। ये चैप्टर में हमको इतनी चीजें पता चलती है, इंक्लूडिंग द सोर्सेज टू स्टडी द मौर्यन डायनेस्टी। अब आप देखिए, हमको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में किसने जानकारी दी, तो हमको मौर्यन डायनेस्टी ने दो चीजों ने जानकारी दी। एक तो हमको लिटरेचर जानकारी देता है। लिटरेचर में दो बुक्स है, एक का नाम है अर्थशास्त्र और दूसरी जो बुक है उसका नाम है इंडिका। एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, दूसरी बुक है इंडिका। ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था याद रखेगा, वो लिखने वाला इंसान था चाणक्य। अब चाणक्य कौन था, तो मैं आपको फिर से मैपिंग के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा। चाणक्य इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो मौर्य डायनेस्टी को पावर में लाने वाला बंदा था। वो कौन था, तो चाणक्य वॉज बेसिकली अ ब्राह्मण हु सजेस्टेड चंद्रगुप्त मौर्य टू डू अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द किंग दैट वाज ऑफ द नंदा डायनेस्टी। अब नंदा डायनेस्टी कौन हुआ करती थी, तो नंदा डायनेस्टी मौर्यस से पहले मगध के ऊपर रूल करने वाली एक डायनेस्टी थी। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से या चाणक्य की मदद से ये नंदा डायनेस्टी को टॉपल कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दूसरी एक किताब है इंडिका। कौन सी बुक है, इंडिका। इंडिका वॉज अ बुक विच वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। अब हु वॉज मेगास्थनीज, प्रश्न ये आता है, आपको पता होना चाहिए। मेगास्थनीज बेसिकली वॉज द एम्बेसडर ऑफ अ ग्रीक किंग। एक ग्रीक राजा था जिसका नाम था प्रिसाइसली, अगर आप देखने की कोशिश करोगे, सेलेकस निकोटर। क्या नाम था, सेलेकस निकोटर। और ये जो सेलेकस निकोटर था वो मेगास्थनीज को इंडिया में भेजेगा और मेगास्थनीज हमको बहुत सारी जानकारी देता है हिस्ट्री को लेके। अब प्रश्न आता है, ये प्रश्न आता है कि मौर्य ने कैसे रूल किया, मौर्य का एम्पायर कैसे बना, उसके बारे में थोड़ा बहुत चीजें आपको समझा देता हूँ। मौर्यस की जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग मौर्यस की बात करते हैं, तो मौर्य का जो महाजनपद था काफी बड़ा था, इसके लिए वो एम्पायर के रूप में था। कितना बड़ा एम्पायर था, तो इफ यू कैन सी दिस मैप, अगर आप ये मैप देख रहे हो, तो इट यूज्ड टू गो इन दिस रीजन अप टिल नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आज का अफगानिस्तान आ जाता था, साउथ में ब्रह्मगिरी मतलब ऑलमोस्ट आपकी कावेरी वाला रीजन आ जाता है, और ईस्ट में अप टिल अगर आप देखोगे असम वाले रीजन में था। तो यू कैन इमेजिन all this region was directly or indirectly ruled by the Mauryas। इसके लिए उसको हम लोग बड़ा सा एम्पायर कहते हैं।
एंशिएंट इंडिया के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर जो महाजनपद का टॉपिक पढ़ा था, महाजनपद की खासियत ये थी कि बहुत ही लिमिटेड उनकी स्टेट का पावर हुआ करता था, बट यहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर है, इसके लिए उसको एम्पायर के रूप में कहते हैं, ना कि महाजनपद के रूप में कहते हैं। द एरिया इज सो बिग, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब प्रश्न आता है कि इतना बड़ा एरिया कैसे आया? तो ये एरिया इनफैक्ट रिसोर्सेज के द्वारा आया, राजा की आर्मी के द्वारा आया। राजा ने बहुत सारे ऑफिशियल्स को वहां पे जॉब के ऊपर रखा, ब्यूरोक्रेसी को, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कह सकते हैं, इंक्लूडिंग राजा ने ही लोगों को कहा कि अब आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर जब हमने महाजनपद का टॉपिक पढ़ा था, तो मैंने आपको ये भी पढ़ाने की कोशिश की थी, मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश की थी कि आपका जो राजा है जो टैक्स कलेक्ट करने की बात करता है, उसमें मल्टीपल सोर्सेज से टैक्स कलेक्ट करता है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाजनपद टैक्स के सोर्सेज आपके बदल जाएंगे। ये पीरियड तक आते आते जब हम लोग चाणक्य की बात करते हैं, तो चाणक्य ने जो बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र के द्वारा हमको ये जानकारी मिलती है कि किस तरह से राजा अलग अलग प्रकार के टैक्सेस को कलेक्ट किया करता था। तो वेरी फाइन बुक है, बहुत ही बढ़िया किताब है ये अर्थशास्त्र। और उसके बाद और भी सोर्सेज थे, खास करके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब ये है कि आपको बहुत सारी आर्किटेक्चर मिलती है, यहां पे भी हमको मौर्यस की हिस्ट्री के बारे में जानकारी पता लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए। हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मौर्य की डायनेस्टी उभर के आई। अब देखो, मौर्यन डायनेस्टी में 3 राजा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार, तीसरा अशोक। उसके बाद भी और भी किंग आए थे, क्योंकि मौर्यस का डिक्लाइन हुआ 185 के आसपास, पर ये जो 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में उसमें ये 3 राजा का मेंशन किया गया है। कौटिल्य कौन था? तो ये था कौटिल्य, ही वाज एडवाइजर टू चंद्रगुप्त मौर्य। पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। और आज से 2300 साल पहले ये लोग रहा करते थे। 2300 ईयर्स का मतलब क्या हो गया? हम लोग 2019 में हैं, और यहां से 2300 अगर आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो 0 के बाद 300, तो करीबन आपका यही टाइम होगा। समझे कि नहीं समझे? तो 23 ईयर्स अगो के आसपास का जो हिस्ट्री है वो हमको ये मौर्यन डायनेस्टी के द्वारा पता चलता है। पहला पॉइंट तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। मौर्यस के बारे में 2 लोग ने हमको ज्यादा बताया। एक तो किस तरह से अर्थशास्त्र में से कौटिल्य ने बताया, इट वाज कौटिल्य ओनली हु रिवोल्टेड अगेंस्ट द नंदा डायनेस्टी हेल्पिंग द मौर्यस टू कम टू पावर। एंड दूसरा अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मेगास्थनीज की बुक थी, क्या नाम था बुक का नाम? इंडिका, उसके द्वारा पता चलता है। अब देखिए, इंडिका मेगास्थनीज ने क्यों लिखी, मेगास्थनीज इंडिया में कैसे आया, उसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। एक्चुअली इंडिया के अंदर जब मगध के ऊपर मौर्य डायनेस्टी पावर के ऊपर आई, उसी दौरान अलेक्जेंडर नाम का एक राजा, अगर आपको जानकारी होगी, इंडिया के ऊपर अटैक करता है। अलेक्जेंडर इंडिया के ऊपर आएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया कॉज ही गॉट स्टॉप्ड एट अ प्लेस कॉल्ड एज झेलम, और वहां पे एक लोकल किंग ने उसको बहुत रेजिस्ट किया था। अलेक्जेंडर ने कौन से किंग का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा झेला था इंडिया के अंदर, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अलेक्जेंडर वापिस चला जाता है अपने एक एम्बेसडर को छोड़ के, जिसका नाम था सेलेकस निकेटर को नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये जो मैंने एरिया दिया हुआ है मैपिंग करके, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पोर्शन था, वहां पे वो अपने एक एम्बेसडर को छोड़ के जाता है जिसका नाम था सेलेकस निकेटर। वो इवेंचुअली वहां का किंग बन जाता है। कहते हैं कि ये जो सेलेकस निकेटर था, उसने इवेंचुअली एक मेगास्थनीज नाम के इंसान को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट के अंदर भेजा। गेटिंग माय पॉइंट ऑन? तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम पे मगध में राजा हुआ करते थे। मेगास्थनीज ने बुक लिखी, बुक का नाम था इंडिका के द्वारा हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। अब व्हाट वी गेट द डिटेल्स, तो इंडिका के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिली, तो याद रखेगा आप थोड़े बहुत दोस्त। इंडिका के अंदर मेगास्थनीज बताता है पाटलिपुत्र सिटी के बारे में। पाटलिपुत्र यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द मगध एंड द मौर्यन डायनेस्टी। बाय द वे, आपको पता होना चाहिए कैसे डेवलपमेंट चला। मेगास्थनीज ने कहा कि राजा अपनी बहुत ही पब्लिक प्रोसीडिंग्स में आगे चलता था, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। गेटिंग अ पॉइंट? तो अपना वो जो है ना कि पूरा कॉन्वॉय के साथ चलता था, वो है कारवा के साथ चलता था, लार्ज सेलिब्रेशंस होते थे। मेगास्थनीज कहता है कि राजा को गोल्ड का जो पूरा का पूरा एक थ्रोन था, गद्दी थी, उसके ऊपर बिठा के लेके आया करते थे। मेगास्थनीज वहां तक कहता है कि राजा के आजू बाजू में गार्ड्स चलते थे,
और ये जो गार्ड्स थे हाथी वाथी को डेकोरेट करके चला करते थे। सिल्वर एंड गोल्ड का अच्छा खासा यूज हुआ था। अब देखिए गोल्ड तो मिलता नहीं था इंडिया में ज्यादा, गोल्ड तो सुवर्णगिरी में मिलता है, सुवर्णगिरी इन कर्नाटका, बाकी गोल्ड बाहर से आता था। दैट मीन्स इनके पास गोल्ड के अच्छे खासे रिसोर्सेज थे। समझे कि नहीं समझे दोस्त? इंक्लूडिंग मेगास्थनीज कहता है कि गार्ड चलते थे तो झाड़ उठा के चलते थे, दे यूज्ड टू कैरी द ट्री एज वेल, और ट्री के ऊपर लाइव बर्ड्स गुनगुनाते रहते थे, तो राजा के आजू बाजू में एक माहौल ग्रीनरी का रहता था। मेगास्थनीज ने वहां तक कह दिया कि भाई राजा को सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे, इसके लिए 24/7 मेगास्थनीज कहता है हमको कि भाई एसपीजी कमांडो उसके बाजू में थे। अब कौन थे एसपीजी कमांडो? तो दे वर ऑल फीमेल गार्ड्स। यू कैन सी इन दिस राइटिंग एज वेल, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मेगास्थनीज तो वहां तक कह देता है कि राजा का खाना भी टेस्ट होता था, कोई और इनफैक्ट खाने के अंदर जहर ना मिला दे उसके लिए भी ध्यान रखा जाता था। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको कि राजा जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके खाने के अंदर कहा जाता है कि कौटिल्य पहले से ही थोड़ा थोड़ा जहर मिलाता था। वो जहर ऐसा होता था, इट वॉज काइंड ऑफ अ पॉइजन, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य वांटेड टू मेक श्योर कि कौटिल्य एक बार थोड़ा थोड़ा जहर चखना शुरू कर दे। उसका फायदा ये होगा, उसका एडवांटेज ये होगा कि कौटिल्य चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य पॉइजन रेजिस्टेंट बन जाए। पॉइजन रेजिस्टेंट बनने का मतलब ये होता है कि ही वांटेड टू मेक श्योर कि कौटिल्य चाहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई फ्यूचर में जहर खिलाए तो उसकी असर ना हो। तो ऐसी भी कहानी आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी। खैर, हमको ये भी बताता है मेगास्थनीज कि चंद्रगुप्त मौर्य एक कमरे में ज्यादा नहीं रहता था। उसका जो पैलेस था, उसका जो महल था, काफी बड़ा था, और वो 2 रूम या 2 नाइट से ज्यादा कोई भी एक कमरे के अंदर सोता नहीं था। यूज्ड टू फियर कि कोई अटैक ना कर दे उसको। तो ये भी कहानी आपको मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मेगास्थनीज हमको वहां तक बताता है कि मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था। राजा का जो महल था वो लकड़े से बना था, उसके ऊपर पॉलिश ऐसी किया गया था कि बात मत करो। मल्टी स्टोरी हाउसेस मिलते हैं, मतलब 2-3 मंजिले के, बहुत बड़ा फोर्ट था। ये सब चीजें इंक्लूडिंग गार्डन्स, बर्ड्स हुआ करते थे। ये कंटिन्यूअसली मेगास्थनीज हमको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले किंग के बारे में, जो ये चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी से हमको पता चलता है। इसके बाहर भी बहुत सारी डिटेल है दोस्त, ऐसा नहीं कि डिटेल नहीं है, बट वो सब चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि हमारा पहला जो टारगेट है वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ऊपर आपकी मजबूत बनेगी। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका गवर्नेंस कैसे होता था उसके बारे में बताता हूं। अब देखिए, इतना बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर था, तो हाउ द गवर्नेंस यूज्ड टू टेक प्लेस। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज और आपके कौटिल्य जो है, कौटिल्य और मेगास्थनीज ने जो जो बुक्स लिखी है, बुक्स के द्वारा हमको पता चलता है कि इनका एम्पायर गवर्न कैसे होता था। जैसे मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों ने कहा कि पाटलिपुत्र, इफ यू कैन सी इन दिस मैप, पाटलिपुत्र नाम की जो जगह है, पाटलिपुत्र नाम की जो जगह है, दैट वाज द मेन प्लेस जहां पे इनका कैपिटल चला करता था, कैपिटल चला करता था। हमको ये भी जानकारी मिलती है कि नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर इनकी तक्षशिला तक चलती थी। तक्षशिला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दिस इज अ प्लेस, और यहाँ पे उस टाइम पे यूनिवर्सिटी का भी डेवलपमेंट हो चुका था, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला के अंदर पढ़ाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ, कौटिल्य तक्षशिला के अंदर पढ़ाते थे, और वहां से फिर वो इस साइड पे आए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो उज्जैन नाम की सिटी एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। उज्जैन का इंपॉर्टेंस ये था, इफ यू कैन सी इन दिस मैप, उज्जैन वॉज सिग्निफिकेंट क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था। वो नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था। इट वॉज अ सिटी विच इज टू कनेक्ट द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ये भी मिलेगा, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर है, और इनका जो व्यापार होता था, द ट्रेडिंग दैट यूज्ड टू टेक प्लेस इन द मौर्यन पीरियड वाज वाया तक्षशिला ओनली। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यू विल आल्सो फाइंड हमको ये भी चीज पता चलती है कि और भी लोग थे जो ये जंगल वाले विस्तार में रहते थे, who used to stay in different places, getting my point or not? और कहा जाता है कि इनका फूड कल्चर, जो क्लोथिंग था, वो डिफरेंट था कंपेयर टू द पीपल लिविंग इन द सिटीज। गेटिंग माय पॉइंट? तो मौर्यस के दौरान आपकी बहुत सारी सिटीज का मेंशन मिलेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी मिलती रहेगी हमको। अब प्रश्न आता है कि इतना बड़ा एम्पायर है, राइट फ्रॉम द अफगानिस्तान रीजन टू द साउदर्न रीजन टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इसको कैसे गवर्न किया जाता था? तो कौटिल्य अपनी जो बुक है जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, और साथों साथ अगर आप देखोगे और भी जो सोर्सेस है उसके द्वारा हमको पता चलता है
कि पाटलिपुत्र जो कैपिटल था, जो कैपिटल हुआ करता था पाटलिपुत्र वाला रीजन, उसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। उसको क्या किया जाता था? डायरेक्टली कंट्रोल किया जाता था। बट बाकी सारे रीजन से फॉर एग्जांपल उज्जैन हो गया, से फॉर एग्जांपल तक्षशिला हो गया, इफ यू कैन सी इन द मैप, तो ये सब रीजन्स को इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जाता था। कैसे किया जाता था? तो यहाँ पे गवर्नर्स को भेजा जाता था। किसको भेजा जाता था भाई साहब? गवर्नर्स को भेजा जाता था। अब गवर्नर्स कौन थे? तो यू विल सी कि बहुत बार जो राजा होता है, राजा का जो बेटा होगा, उसको भेजा जाएगा एज द गवर्नर। हमको कौटिल्य कहता है कि भाई राजा अपने युवराज को भेजेगा एज द गवर्नर ऑफ दिस एरिया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो पहले उसको सीएम बनाया जाएगा, फिर पीएम बनाया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये दोनों की दोनों पॉइंट हमको पता चलती है कि कैसे मौर्यस ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। और एम्पायर बनाने के बाद खासियत ये थी कि इन्होंने पूरा का पूरा डेवलपमेंट किया ऑफ देयर एम्पायर बाय एक्सपांडिंग दिस। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो अलग प्रकार की इन्होंने डेवलपमेंट की। पाटलिपुत्र को तो राजा ने खुद के कंट्रोल में रखा, बाकी सारे रीजन्स में गवर्नर को अपॉइंट किया। कहा जाता है कि ये गवर्नर को कैसे मैनेज किया जाता था, किस तरह से टैक्सेस किए जाते थे, कलेक्ट किए जाते थे, उसकी जानकारी भी हमको अर्थशास्त्र के अंदर से ही मिलेगी। ठीक है? तो अर्थशास्त्र के द्वारा अगर आप देखोगे तो हमको बहुत सारी चीजें मिलती रहती है, बहुत सारी चीजें हमको जानकारी मिलती है। प्रिसाइसली इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अर्थशास्त्र हमको बताता है, एक सिद्धांत है। आपने ये जो रेड मूवी है, रेड देखा है कि नहीं देखा? अजय देवगन का मूवी है रेड, नहीं देखा? आप देखिएगा, अजय देवगन का मूवी है रेड। वो रेड नाम का जो मूवी है, वहां पे उसकी शुरुआत में एक शब्द आता है कोशमूलोदंड। क्या कहता है? कोशमूलोदंड। कोशमूलोदंड was basically the word which was used by Kautilya, which was in his book called as अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र was a treatise of a book जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करता है फॉर द एम्पायर्स। कोशमूलोदंड के द्वारा कौटिल्य हमको बताता है, कोशमूलोदंड के द्वारा कौटिल्य हमको बताता है कि किस तरह से आपकी टैक्सेशन सिस्टम रहनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कौटिल्य ने ये बुक के द्वारा ही हमको बताया कि अलग अलग प्रकार की टैक्सेशन सिस्टम रहनी चाहिए। इंक्लूडिंग उसने कहा कि हर एक लोगों के पास से टैक्स लिया जाए और इसके लिए अपॉइंटमेंट की जाए फॉर द ऑफिशियल्स। ये टैक्स अपॉइंटीज जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था? मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, उनको क्या कहा जाता था? द ऑफिशियल्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। इंक्लूडिंग कौटिल्य कहता है कि हर एक इंसान से पैसा लेना चाहिए। एवरीवन शुड बी टैक्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द फार्मर्स। हर्डर्स का मतलब जो जानवरों का काम करते हैं, क्राफ्टमैन जो व्यापार करते थे, ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे, क्राफ्टमैन जो अलग अलग प्रकार की आर्टिजनल हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट बनाते थे, उनके लिए कौटिल्य ने वहां तक कहा अगर किसी ने पैसा देने से मना किया तो ही शुड बी पनिश्ड। एंड इंक्लूडिंग अगर कोई ऑफिशियल, आपका जो टैक्स कलेक्टर है, वो अगर इनफैक्ट भ्रष्टाचार कर रहा है, इज करप्टिंग, तो कौटिल्य ने कहा कि स्पाई का यूज करो और स्पाई के यूज करते हुए आप कंप्लीटली सुपरविजन करो। तो कहते हैं कि कौटिल्य ने कहा कि राजा को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसका टैक्स जो है, वो टैक्स अगर डाउन हुआ, व्हेन द टैक्स कलेक्शन इज डिक्रीज्ड, योर एम्पायर विल गेट वीक। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो राजा ने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लगाए, ये भी चीजें हमको पता चली। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी? तो मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र बीइंग द कैपिटल, अब राजा हर एक जगह के ऊपर तो ध्यान नहीं रख पाएगा ना, राजा हर एक जगह के ऊपर ध्यान नहीं रख पाएगा, और इसी के कारण राजा ने गवर्नर्स को अपॉइंट किया। राजा ने वहां तक कहा कि जो जो ट्रेडर्स अलग अलग रीजन से आने की और जाने की प्रक्रिया कर रहे हैं, दोज पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दे आर ऑल्सो सपोज टू पे अप इन द फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट का मतलब क्या है? कि राजा को चढ़ाना है। क्या? जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मेगास्थनीज और कौटिल्य हमको कहते हैं कि ब्लैंकेट्स आया करते थे। ब्लैंकेट्स मतलब क्या है? कि आपके जो ओढ़ने की चद्दर है वो आया करती थी। यहां से ही पता चलता है कि साउथ इंडिया से, ये वाला जो रीजन है आपका कर्नाटक वाला, वहां से इनको गोल्ड और स्टोन्स मिलते थे। इंक्लूडिंग फॉरेस्ट का जो रीजन है वहां से भी हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, टिम्बर है, हनी है, वो सब चीजें भी इनफैक्ट ये लोग किया करते थे। तो ये सब चीजों के द्वारा हमको जानकारी मिलती है कि इनका एम्पायर क्यों इस तरह से आगे चल पाया, उसके पीछे का कारण इनकी इकोनॉमी ही थी। ठीक है?
तो इतना पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट चला और इनकी मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग कौन से थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बारे में हमको किसने बताया, मेगास्थनीज ने बता दिया है। दूसरा बिंदुसार था, बिंदुसार के बारे में ये बुक के अंदर नहीं लिखा गया है, पर याद रखेगा कि बिंदुसार वाज द सेकंड किंग। ये बुक में आपके तीसरे राजा के बारे में बताया है, अशोक के बारे में। तो मैं भी आपको अशोक के ऊपर ही लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बुक में नहीं लिखा गया है, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अगर आपको डिटेल्स पढ़नी है एकदम अच्छी तरह से, तो आई वेलकम यू टू ज्वाइन माय अनअकैडमी प्लस कोर्स। मैं वहां पे बहुत अच्छी तरह से करा रहा हूँ। यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको एक चीज मैं बाकी नहीं रख रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। काफी स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने एनसीईआरटी में अधूरा तो नहीं छोड़ोगे। अरे बेटा, चैप्टर के अंदर छोटी से छोटी चीज, उसके आगे पीछे का बैकग्राउंड, कहां तक लेके जाना है, किस हिसाब से, वो सब करा रहा हूं। और यूपीएससी में यहां से भी क्वेश्चंस आते ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। बट क्या होता है कि प्लस के ऊपर आई हैव द लिबर्टी टू एक्सपांड, और मैं कंप्लीट एनालाइज करके आपको करा सकता हूं, जो कभी कभी यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल के ऊपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं कराया जा रहा है हमको। नहीं रे, तुमको जो भी मिल रहा है बहुत बढ़िया क्वालिटी का मैं कंटेंट आपके सामने दे रहा हूं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे चला। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत अशोक की। अशोक का सिग्निफिकेंस क्या है, अशोक का सिग्निफिकेंस क्या है? तो अशोक की खासियत यह है कि अशोक पहले बहुत अपने आप का पावर एस्टैब्लिश करना चाहता था, और अशोक चाहता था कि पूरे इंडिया के अंदर उसका एम्पायर रहे, पूरे इंडिया के ऊपर उसका एम्पायर रहे। और इसी के कारण अशोक ने क्या किया, फाइट करना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हैं, फाइट करना शुरू किया। अब देखिए, अशोक जब फाइट करता था, व्हेन अशोक यूज्ड टू फाइट, और अशोक ने जब लड़ाइयाँ की बहुत सारी, तो उसी के चक्कर में भाई साहब ने, उसी के चक्कर में अशोक ने एक बार जब पावर के ऊपर आया, जब वो पावर के ऊपर आया एज अ थर्ड किंग, तो उसने पाटलिपुत्र से अटैक किया इन दिस रीजन कॉल्ड एज कलिंग। अगर आप देख रहे हो दिस कलिंग रीजन, उसने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। और कहते हैं कि कलिंग के ऊपर जब आक्रमण किया, उसके बाद उसको लगा कि ये मेरे से गलती हो गई। क्या हो गया, गलती हो गई। अब क्यों अशोक ने ऐसा कहा कि उससे गलती हो गई, हाँ गलती हो गई माई बाप मुझसे, उसके पीछे का कारण यह था कि अशोक रियलाइज कि इतने सारे लोग मारे गए, more than 1 lakh people killed, more than 1.5 lakh people got I would say slaughtered, उनको कैप्चर कर दिया गया, उनको स्लेव बना दिया गया, कितने सारे ब्राह्मण्स को, मॉन्क्स को, उन सब का डेथ हो गया। तो अशोक को लग रहा था कि ये मेरे से क्या हो गया, मतलब कैसे क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में अशोक की हालत भी ऐसी हो गई। अशोक ने कहा कि अब नहीं हो पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इट इज सेड कि आफ्टर ही गॉट हॉरिफाइड बाय द वॉर, ही डिसाइडेड कि यार अब बहुत हो जाएगा, आई विल नॉट फाइट, बट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग आई विल यूज माय धम्म। धम्म का मतलब क्या है कि अशोक बुद्धिज्म के बहुत सारा प्रभावित था। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धा और इन दिस टीचिंग्स। और बुद्ध ने जो नॉन वायलेंस का सिद्धांत दिया था, जो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी करा दिया है, उसी के कारण अशोक डिसाइड करता है कि मेरे से गलती हो गई। एंड अशोक स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग हिज धम्मा बाय राइटिंग इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर। तो अशोक ने क्या किए, बड़े बड़े पिलर्स बनाए, उसने पिलर्स बनाए और पिलर्स के ऊपर लिखना शुरू किया और कहा अपनी पब्लिक को कि भाई साहब मैं जो कह रहा हूं आप वो फॉलो कीजिए, आप मेरे बच्चे जैसे हो, आप मेरे संतान जैसे हो। समझे कि नहीं समझे? सो कहते हैं कि अशोक वाज द फर्स्ट इंडियन किंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल, और उसने अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज करके अपने लोगों के साथ संवाद किया। जैसे ये इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया था कि मेटल या स्टोन के एक स्ट्रक्चर के ऊपर लिखा जाता है। और अशोक ने कहा अपने लोगों को कि आप मेरी बात मानिए, आप नॉन वायलेंस की तरफ चलिए, और ये सब चीजें अशोक अपने धम्म के द्वारा बताने की कोशिश करता है। अब व्हाट वाज अशोक्स धम्म, पहले तो ये पॉइंट याद रखेगा। तो याद रखेगा कि अशोक का जो धम्म था, इट वाज नॉट अ रिलीजन, पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाई डिड अशोक गिव हिज धम्म, तो अशोक ने क्यों कहा? तो उसने कहा कि सर ये जो पुरानी सोसाइटी है, ये अशोक के दौरान जो सोसाइटी थी, वहां पे बहुत सारे रिलीजन थे, और इतने सारे रिलीजन थे, बुद्धिज्म डेवलप हो गया, जैनिज्म डेवलप हो गया, आजीविका लोग थे, सबके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रही थी। अशोक ने कहा कि सर
हम सब ये स्टॉप कर देते। वैदिक रिलीजन था जहां पे आपका एनिमल स्लॉटरिंग कहीं ना कहीं चलता था, गुलामों को परेशान किया जा रहा था, फैमिली के अंदर लोग फाइट किया करते थे। अशोक कह रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप शांति प्रिय रूप से जियो, आप जियो और जीने दो। शांति प्रिय रूप से अच्छी तरह से उसने अपनी आइडियोलॉजी लोगों को दी बाय राइटिंग ऑन द स्टोन्स। उसी को हम लोग धम्म कहते हैं। धम्म के अंदर क्या क्या लिखा था याद रखेगा। तो अशोक ने कहा कि आप भगवान को नहीं मानोगे तो भी चलेगा, वर्शिप नहीं करोगे चलेगा, कोई भी कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, नो रिचुअल्स आर टू बी फॉलोड। मैं आपका फादर जैसा हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी भलाई हो। अशोक का धम्म मेनली बुद्ध से इंस्पायर्ड था और अशोक के धम्म के अंतर्गत उसने ये सोचने की कोशिश की कि आज के सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है, जहां पे लोग इनफाइटिंग कर रहे हैं, लोग एक दूसरे की पिटाई कर देते हैं, लोग वो है ना अहिंसा की तरफ ना जाते हुए हिंसा कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, उन सब चीजों को मैं स्टॉप करने की कोशिश करूंगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस। उसने कहा कि आप इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ फाइट मत करो। आपके रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग के बीच में मतभेद हो सकते हैं, पर मतभेद का मतलब ये नहीं कि आप जाके उसकी पिटाई करके आओगे, आप उसको है ना सर्विस कर दोगे। आप रिस्पेक्ट करो रिलीजियस पीपल का। और सबसे मेन चीज है कि आप कंपैशन रहो। कंपैशन का मतलब है हमदर्द। आप एक दूसरे की दुख को इनफैक्ट शेयर करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। और अशोक चाहता था कि उसकी जो विचारधारा है वो फैले, इट शुड बी एक्सपांडेड। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस अशोक ने इंडिया के अलग अलग लोकेशंस में उसने पिलर बनाए, उसने रॉक्स बनाए और इंस्क्रिप्शंस के द्वारा अपना धम्म का प्रचार किया। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, इस प्रकार के इंडिया के अलग अलग लोकेशन में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो वो लोकेशन बहुत लंबे विस्तार में फैली हुई है। अशोक की जो धम्म है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, यू फाइंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, टू द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जितने भी डॉट्स है, कांधार, लंपक, तक्षशिला, गिरनार, सोपारा, येरागुडी, जगौड़ा, पाटलिपुत्र, ये सब जितनी भी जगहें हैं, These are all the main places which are located, जहां पे अशोक ने अपने पिलर्स, जहां पे मैंने आपको बताया कि उसके जो पिलर्स हुआ करते थे इस प्रकार के, आपने अशोक स्तंभ को भी देखा ही होगा, प्रिसाइसली ये वाला, ये जो अशोक स्तंभ का जो पिलर है उसके नीचे पूरा का पूरा पिलर आता था और वहां पे अशोक ने बहुत सारी चीजें लिखी है एज अ पार्ट ऑफ हिज धम्मा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है आपके अशोक के बारे में जब हम लोग अशोक की बात करते हैं। और इतनी लोकेशंस के ऊपर अशोक ने पिलर्स बनाए, रॉक बनाए और यहाँ पे उसने राइटिंग के अंतर्गत लोगों को समझाया कि आप फाइट मत करो, अपनी टॉलरेंस दिखाओ और शांति प्रिय रूप से जीवन जिया करो। गेटिंग माय पॉइंट? कैरम रमवानो, जूस पीवानो, मज्जा नहीं लाइफ, सारी भाषा में अशोक ने यही चीज लोगों को बताने की कोशिश की थी। अपना जो धम्म है वो स्प्रेड करने के लिए अशोक ने ऑफिशियल्स को भी भेजा था, मिशनरीज को भी भेजा था। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? धम्म महामंतास। तो इट इज सेड ही सेंट द ऑफिशियल्स टू द फार ऑफ रीजन। और उसी के कारण आज की तारीख में बुद्धिज्म जैसा रिलीजन जो इंडिया के बाहर प्रोपोगेट हुआ, उसमें अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो कोई भी चीज युद्ध के द्वारा ना सॉल्व करते हुए धम्म के द्वारा सॉल्व करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये चैप्टर के अंदर अशोक के बारे में हमको इतनी चीजें मिलती है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अशोक, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोसाइटी के अंदर काफी चेंजेस आएंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू ट्राई टू सी, आज से 2200 साल पहले तक आते आते मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। मतलब यह है कि 185 बीसी तक आते आते मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुआ और 185 के बाद जो इंडिया की शुरुआत हुई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट मौर्यन इंडिया। ये पोस्ट मौर्यन इंडिया शुरू हुआ 185 बीसी के आसपास और करीबन फॉर अ पीरियड ऑफ 500 इयर्स अप टिल 300 सीई इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ। बहुत सारे कल्चरल और पॉलिटिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं और छोटी छोटी डायनेस्टीज पावर के ऊपर आएगी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अशोक। ये डायनेस्टीज कैसे पावर के ऊपर आई, कौन से राजा पावर के ऊपर आए, कैसे कैसे अलग अलग डायनेस्टीज सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, डेक्कन के अंदर, साउथ के अंदर पावर के ऊपर आए, उन सब को मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कराऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्त। आपको ये सेशन कैसा लगा
मुझे जरूर से बताइएगा कि कैसे चेंजेस हुए इंडिया के अंदर पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट में। एंड इवेंचुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 के अंदर, जहां पे पोस्ट मौर्यन इंडिया मतलब मौर्य के बाद का भारत कैसे आगे चलता है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। मुझे फीडबैक फॉर्म के अंदर बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक कीजिए आप लोग, और वहां पे आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर जैसे क्लिक किया उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगी। वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो उसके लिए भी लिंक वहां पे मिल जाएगी, इंक्लूडिंग आपको फीडबैक फॉर्म की एक लिंक भी दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस के लिए जुड़ना चाहते हैं, आई वेलकम यू ऑन माय डिटेल्ड कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, जहां पे मॉडर्न, मिडिवल, एंशियंट हर एक चीज मैं करा रहा हूं। डेली 2 आवर्स के सेशन ले रहा हूं। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग PN लाइव नाम का कोड यूज कीजिए। अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, अगर वो लोग जुड़ना चाहते हैं तो उनको भी कहूंगा कि 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये चीज का गलत इंप्रेशन मत लीजिए कि सर हम लोग आपको किस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं कहूंगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल है, जो हाई क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं। और 1 सब्सक्रिप्शन ऑल एक्सेस, Amazon प्राइम या नेटफ्लिक्स के जैसा ही ये। एक बार सब्सक्राइब किया 1 साल तक हर एक सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा, अनलिमिटेड टाइम्स आपको वॉचिंग एक्सेस मिलेगा। और यही आपके लिए एडवांटेजेस है दोस्त। तो PN लाइव नाम का कोड यूज कीजिएगा जो भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं। मेक श्योर आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, प्लीज डोंट। आपको काफी लोग को ट्रस्टिंग फैक्टर आता है कि सर क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा है। अरे क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत ही 1 नंबर है, अव्वल दर्जे का कंटेंट मिलेगा। वी विल मेक श्योर दैट यू गेट थ्रू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय गिविंग, विल गिव यू पर्सनल मेंटरिंग, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। ये सब चीजें आपको प्लस के ऊपर मिलेगी यार। तो प्लस एक अलग ही अंदाज है। मैं चाहूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ। आप स्पेशल क्लास अटेंड कर सकते हैं अगर आपने प्लस को देखना है कि ये प्लस के ऊपर कैसे क्लासेस लिए जाते हैं। स्पेशल क्लास को अटेंड कीजिए, आई वुड सी वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें प्लस के द्वारा मिल जाएगी। ठीक है, तो PN लाइव यूज कीजिएगा। आप जुड़ो मेरे साथ। मैं हिस्ट्री को मस्के की तरह कराऊंगा। मैं आपको अभी से ही कहता हूं, मैं हिस्ट्री को ऐसे कराऊंगा कि आपको पलक झपकते चीजें याद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट है। यूपीएससी में मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। यहां पे तो NCERT तो मैं आपको करा ही रहा हूं, साथों साथ PI भी करा रहा हूं। बने रहिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, कीप स्टडिंग।